हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज हम इस क्लास में एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। तो जो नेटिव्स हैं, ये चैप्टर एक्चुअली ये जो ब्रिटिशर्स थे उस एरा से बिलोंग करता है। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से जो एजुकेशन है ना, उसको एक सीरियस टॉपिक माना कि जितने भी लोग हैं भारत में या फिर बच्चे हैं, उनका पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। जबकि हम इंडियंस ऑलरेडी बहुत पढ़े लिखे थे, राइट? पर उसको एज अ नेशन फैलाना, ठीक है, यहाँ नेशन की बात हो रही है ना, कि एजुकेटिंग द नेशन यानी कि पूरे देश को पढ़ा लिखा बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने भी एक बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, कि किस तरीके से उन्होंने जो एजुकेशन थी उसकी इंपॉर्टेंस को समझा और सभी लोगों को समझाया। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। दिस इज मी भारती निंकर और हम लोग पढ़ रहे हैं सोशल स्टडीज। आप सभी हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं ऑन दी टेलीग्राम चैनल, इसका नाम है सत्य शिक्षा 678 एट टेलीग्राम। ठीक है, ज्वाइन कीजिए और फिर वहां पर हम लोग बातें करते हैं। शुरू करते हैं इस लेसन को। तो इस लेसन में मतलब इस बुक में आपने देखा होगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने बहुत सारी चीजें अफेक्ट की। जैसे जो राजा थे, नवाब थे, उनको बहुत अफेक्ट किया। पीजेंट थे, ट्राइबल्स थे, मतलब इनकी लाइफ इन्होंने हेल बना रखी थी एक तरीके से। ठीक है, अब और आगे क्लासेस में जाओगे और आप और चीजें देखोगे। तो इस चैप्टर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो बच्चे थे उनकी लाइफ पर क्या इम्प्लीकेशंस पड़े या आए। ठीक है, तो जो ब्रिटिश इंडिया था वो सिर्फ टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट नहीं चाहता था, वो रेवेन्यूज पे भी कंट्रोल करना चाहता था। हर चीज में उसको कंट्रोल चाहिए था अपना, बिकॉज दे लव कंट्रोल, है ना। और उन्होंने ये भी महसूस किया कि एक कल्चरल मिशन हम लोगों को यहाँ पर करना है, कि यहाँ के लोगों को सिविलाइज बनाना है, इनके कस्टम को चेंज करना है, इनकी वैल्यू को चेंज करना है। दीज पीपल आर नॉट गुड पीपल भाई। मतलब देखो, सती प्रथा चल रही है, पति की डेथ हो गई पर बीवी को भी मरना है, ये एक रूल है। तो ये चाहते थे कि इंडियंस आर नॉट गुड, दे आर नॉट सिविलाइज्ड। इन्हें पता ही नहीं है भाई साहब रहना कैसे है, ये बहुत अलग बिहेवियर है ना। क्यों एक वाइफ अपनी जान देगी एक हस्बैंड के लिए? दूसरी शादी भी तो कर सकती है। तो दिस इज द मेंटालिटी ऑफ ब्रिटिश साइड। तो क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए, कैसे इंडियंस को सिविलाइज बनाया गया, और कैसे जो ब्रिटिशर्स थे, है ना, उन्होंने ये बिलीव किया कि गुड सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने इन सभी सवालों के आंसर्स फाइंड किए। ठीक है, और हम सब इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे इस लेसन में। तो हम ध्यान देते हैं किस चीज पर कि ओ गॉड, ये काफी आगे चला गया। एक मिनट, ये क्या हो गया? ओह, तो हम देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या सोचते थे, क्या ब्रिटिशर्स ने किया। ठीक है, और क्या आइडियाज वो लेकर आए, है ना, पिछले 100 सालों में। ठीक है, उन्होंने क्या मतलब बदलाव कर दिए हमारी जिंदगी में, हमारी एजुकेशन में। तो इन दिस प्रोसेस, दिस इंक्वायरी वी विल सी आल्सो हाउ कि जो इंडियंस थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के आइडियाज पे कैसा रिएक्ट किया, कि क्या ब्रिटिशर्स सही कर रहे हैं, क्या हम लोगों को पढ़ाना चाहिए, कैसे जो उनके व्यूज थे लोगों के वो किस तरीके से डेवलप हुए, कि हाँ शायद सही कर रहे होंगे। तो कि किस तरीके से इंडिया को एजुकेट किया जाए, ये ब्रिटिशर्स सोच रहे थे। मतलब कि लोगों के मन में भी तो ये आइडिया आना चाहिए कि भाई हम लोगों को पढ़ना है, सिर्फ हमारे सोचने से तो कुछ नहीं होगा। तो उनके मन में भी आइडिया डेवलप कराना चाहिए। तो 1783 में एक पर्सन था जिसका नाम था विलियम जोन्स। वो आया कलकत्ता। कलकत्ता आने के बाद उसने एक अपॉइंटमेंट की एज अ जूनियर जज एट द सुप्रीम कोर्ट दैट कंपनी हैड सेट अप। कंपनी ने जो अपना सुप्रीम कोर्ट बनाया था वहां पर जाके इसने भाई मीटिंग की। अब इन एडिशन टू बीइंग एन एक्सपर्ट इन लॉ, जोनस जॉन्स जो था वो एक लिंग्विस्ट था। लिंग्विस्ट मतलब जिसे बहुत सारी भाषाओं की जानकारी थी। ठीक है, लिंग्विस्ट मीन्स जिसे भाषाओं की जानकारी होती है। ठीक है, चलिए, फिर इसके आने के बाद क्या हुआ? ही हैड स्टडीड, उसने क्या क्या पढ़ा हुआ था? दैट वाज ग्रीक, ये भाषा इसको आती थी। लैटिन भाषा इसको आती थी भाई। फ्रेंच भाषा इसको आती थी। इंग्लिश इसको आती थी। अरबिक आती थी। पर्शियन आती थी। तो मतलब भाई सीरियसली लिंग्विस्टिक है, पर्सन है ना, मतलब इंटरनेशनली लैंग्वेज भाई वो बोलता है। फिर कलकत्ता में आने के बाद उसने काफी घंटे इन्होंने पंडित के साथ स्पेंड किए कि भाई पंडितों के साथ मुझे रहना है। तो पंडित ने उन्हें क्या बताया, क्या समझाया? संस्कृत लैंग्वेज, ग्रामर, पोइट्री, ये सब चीजें भाई इंडिया में बिलोंग करती हैं। तो
उस पर्सन ने, विलियम ने, एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट भी पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें क्या पढ़ा? लॉ, फिलोसफी, रिलीजन, है ना, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, अर्थमेटिक, और फिर लास्ट में मेडिसिन एंड अदर साइंस। और भाई वो ये सब चीजें स्टडी करने लगा कि मतलब इतना कुछ जब है भारत में, तो हम लोग पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं? तो जोनस जोन्स ने डिस्कवर किया कि उसका जो इंटरेस्ट था, उन्होंने अपने कई ब्रिटिशर्स जो ऑफिशियल थे उनके साथ शेयर किया, जो कलकत्ता में उस समय मिल रहे थे, जैसे कि हेनरी थॉमस कोलब्रुक, है ना, नेथल हैलहेड, इनके साथ इसने बातें की कि भाई मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं यहाँ पढ़ने के लिए, तो व्हाई डोंट यू यू नो मेक पीपल अंडरस्टैंड और मेक देम नो कि पढ़ाई कितनी जरूरी है। तो वो ये दोनों ऑलरेडी डिस्कवरीज में बिजी थे कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए समथिंग। तो एंशिएंट इंडियन हेरिटेज के बारे में वो बात कर रहे थे, मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में बात कर रहे थे, संस्कृत और को ट्रांसलेट करने की बात कर रहे थे, संस्कृत और पर्शियन को किसमें, इंग्लिश में, कि भाई हमें पता चले ये लोग क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे हैं। तो दे शेयर अ डीप रिस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर बोथ इंडिया एंड वेस्ट। उनको मतलब बहुत पसंद आया, भाई इज्जत आ रही थी उनके दिल से कि तो बड़ा अच्छा कल्चर है। तो इंडियन सिविलाइजेशन किस तरीके का था, कैसे मतलब उसका इतना ग्लोरियस पास्ट रहा हमारा, और फिर वो खत्म भी होता गया, तो मतलब दे वर वेरी एक्साइटेड, भाई तो बड़ा अच्छा है ना। फिर उसने अंडरस्टैंड किया इंडिया क्या है ना। फिर उसने कुछ सैक्रेड बुक्स डिस्कवर की, मतलब जो ग्रंथ वगैरह थे, शास्त्र थे, लीगल टेक्स्ट पढ़ने शुरू कर दिए एंशिएंट इंडिया के। तो ओनली दीज टेक्स्ट कुड रिवील कि जो असली आइडिया क्या है लॉज का, है ना, यानी कानून हिंदू और मुसलमान के किस तरीके के हैं, किस तरीके से इनको हैंडल करना चाहिए। लेकिन ओनली a new studies of these texts could form a basis of future development in India। जब इन्हें पढ़ा जाएगा तभी हम कुछ फ्यूचर डेवलप कर सकते हैं भारत का, और वो बहुत जरूरी है। ये चाहते थे कि भाई भारत में तरक्की हो। अब हमने तो चलो उसका जो किया सो किया, पर तरक्की तो भाई होनी चाहिए। जोनस एंड कोलब्रुक ने क्या किया, डिस्कवर किए एंशिएंट टेक्स्ट। इसके बाद उन्हें अंडरस्टैंड करना शुरू किया कि इनके मीनिंग एक्चुअली है क्या। इसके बाद उन्होंने फाइंडिंग्स शुरू कर दी कि मतलब हम इस पे और क्या कर सकते हैं, और किस तरीके से हम इसे अच्छा बना सकते हैं, और किस तरीके से हम इसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो उन्होंने बिलीव करना शुरू किया दिस प्रोजेक्ट वुड हेल्प द ब्रिटिश लर्न फ्रॉम इंडियन कल्चर, कि भाई जो ब्रिटिश सरकार है ना उसे इंडिया से सीखना चाहिए। वो उल्टा यहाँ पर आकर सिखा रहे हैं, तो जिससे जो इंडियंस, इट वुड आल्सो हेल्प इंडियंस टू रीडिस्कवर देयर ओन हेरिटेज। अब भाई इंडियंस खुश हो गए कि हमें हमारे बारे में भी कुछ जानने को मिलेगा, है ना, जो हमारी जो ग्लोरी जो खत्म हो गई थी, जो चली गई थी, वो हमें देखने को मिलेगी। तो इस प्रोसेस में जो ब्रिटिशर्स थे वो गार्डियन बन गए इंडियन कल्चर के, और उसके मास्टर भी बन गए कि भाई हमें तो इज्जत करनी चाहिए इंडियन हेरिटेज की और कल्चर की, वो कितना रिच है ना। तो इन आइडिया से इन्फ्लुएंस होने के बाद जो कंपनी ऑफिशियल थे उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट रखा कि ब्रिटिश ऑट टू प्रमोट इंडियन रेदर देन वेस्टर्न लर्निंग, कि ब्रिटिशर्स को भी भाई साहब इंडियन लर्निंग सीखनी चाहिए, इंडियन लर्न करना चाहिए लैंग्वेजेस, बल्कि तुम ब्रिटिश को छोड़ो, वेस्टर्न लर्निंग छोड़ो, इंडियन लर्निंग्स आर वेरी गुड, है ना। तो उन्हें ऐसा लगा कि जो इंस्टीट्यूशन है शुड बी सेटअप एनकरेज टू स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट, कि हमें ऐसे इंस्टीट्यूट सेटअप करने चाहिए जहां पर इंडियन टेक्स्ट पढ़ाए जाए, जैसे संस्कृत है ना, पर्शियन है, इसकी लिटरेचर पढ़ाई जाए, इसकी पोएट्री पढ़ाई जाए। तो ऑफिशियल ये सोच रहे थे, वर थॉट दैट कि जो हिंदू और मुस्लिम है और टू बी टॉट इन, दे वर ऑलरेडी फेमिलियर विद, उन्हें उसी में पढ़ाया जाए, उन्हें कोई नई भाषा इंट्रोड्यूस की ही नहीं जाए। तो वो बड़ा अच्छा था। तो उन्होंने इस चीज की वैल्यू की कि भाई कितना ट्रेजर है, ट्रेजर मतलब खजाना पढ़ाई का, नॉलेज का, हेरिटेज का, कल्चर का। तो तभी से उन्होंने इस चीज में बिलीव करना शुरू कर दिया कि कुड द ब्रिटिश होप टू फिल द प्लेस इन द हार्ट ऑफ द नेटिव, कि क्या जो ब्रिटिशर्स हैं, क्या वो हम नेटिव्स के दिल में अपनी जगह बना पाए हैं, या फिर वो बस सिर्फ रूल ही करे जा रहे हैं, है ना। ये देखो ना, ये देखो, ये हम इंडियन पंखा कर रहे हैं, ब्रिटिशर आराम से बैठा हुआ है, इसका स्पा चल रहा है, इसके पैर दबाए जा रहे हैं, वी आर इंडियंस, है ना। हमारा कल्चर ये था ही नहीं कभी। और हमारा कल्चर देखो ये है कि हम अपने आए हुए मेहमान की कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और इनका कल्चर शायद ये होगा कि किस तरीके से दूसरे के घर में जाके कब्जा जमाना। बट दिस इज नॉट आवर कल्चर। तो इसकी रिस्पेक्ट की कई ब्रिटिशर्स ने, और वो बहुत खुश भी हुए, भाई ऐसा करना चाहिए। तो विद दिस ऑब्जेक्ट एंड व्यू, मदरसा वाज सेट अप इन कलकत्ता 1781। भाई मदरसा सेटअप किया गया कि मुस्लिम्स को इन्हीं की भाषा में पढ़ाया जाए, अरेबिक पढ़ाई जाए, है ना, एक स्कूल खोला जाए यहाँ पर, मदरसा मतलब एक अरेबिक और उर्दू वर्ड है,
तो यहाँ पर इन भाषाओं को प्रमोट किया गया, अरेबिक पढ़ाओ, पर्शियन पढ़ाओ, इस्लामिक लॉ पढ़ाओ, ताकि बच्चों को भाई अपने कम से कम धर्म के बारे में तो ज्ञान हो, नॉलेज हो। ये हिंदू कॉलेज जो बनारस में खोला गया 1791 में, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? ये थे कि हम एनकरेज करना चाहते हैं पढ़ाई को, जो एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट है, ठीक है, कि उसमें लिखा हुआ है, जो हमारे ये चाणक्य जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी है संस्कृत में, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से एक कंट्री को रन किया जाए, ठीक है। जितने भी जो ऑफिशियल्स थे शेयर दीज व्यूज, उन्होंने अपने व्यू शेयर किए, ठीक है। और कुछ जो थे मतलब वो क्रिटिसिज्म कर रहे थे, क्रिटिसिज्म ऑफ द ओरिएंटल क्रिटिसिज्म ऑफ दी ओरिएंटलिस्ट मतलब यहाँ पर अपना अलग ही दृष्टिकोण वो शेयर कर रहे थे, जो शायद सही नहीं लग रहा था बाकी लोगों को। तो विलियम जोन्स जो था उसने पर्शियन सीखी, कि भाई मैं पर्शियन सीखना चाहता हूँ, बिकॉज ही वॉज अ लर्नेड पर्सन, है ना। तो ये इमेज देखो, ये बीच में कौन है? देखिए ओरिएंटलिस्ट ये सोचते थे, क्या सोचते थे कि ये जो मजेस्टिक फिगर है, हेस्टिंग्स एंड एंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ ओरिएंटलिस्ट, कि मतलब वो दृष्टिकोणवादी लोगों के सपोर्टर थे। तो ये वो है। फिर जिसके बीच में ये खड़े हुए हैं, इनके साइड में एक पंडित जी हैं और दूसरी साइड में एक मुंशी बैठा हुआ है, जो कि सारे रिकॉर्ड्स और बुक्स को चेक करता है। तो हेस्टिंग जो थे हमारे फर्स्ट गवर्नर थे, ठीक है, ये मैं बता दूं इंडिया के। एंड अदर ओरिएंटलिस्ट नीडेड इंडियन स्कॉलर, अब उन्हें स्कॉलर चाहिए जाने लगे। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग भाषाएं सीख सके, ठीक है। उन्हें बताया जा सके कि जो लोकल कस्टम है, जो कानून है, वो किस तरीके का है, क्योंकि हमें तो पता नहीं था अंग्रेजों को। हेल्प देम टू ट्रांसलेट एंड इंटरप्रेट एंशियंट टेक्स्ट। अब वो एंशियंट टेक्स्ट को भी इंटरप्रेट करने लगे, यानी कि उन्हें कन्वर्ट करने लगे, ताकि भाई समझ आए, क्योंकि जो विलियम जोन्स था वो तो बड़ी तारीफ करके चला गया भारत की। तो हेस्टिंग ने खुद से एक इनिशिएटिव लिया, उसने कलकत्ता के जो मदरसा था, है ना, वो सेटअप करवाया, ठीक है। और उसने ये सोचा कि जो एंशियंट कस्टम है कंट्री के, और जो ओरिएंटल लर्निंग है, वो ये मानता था कि मतलब कुछ कस्टम्स है एक देश के और एक ओरिएंटल लर्निंग है, यानी कि एक दृष्टिकोण जो हम सिखाते हैं, जो हम समझाते हैं। जैसे मैं कभी कभार आपको बताती हूँ ना कि हर चीज को देखने का एक नजरिया होता है, एक सही एक गलत, है ना। और उसके भी कई बेसिस होते हैं, तो ये दृष्टिकोण बहुत जरूरी है हर किसी के लिए, ठीक है। फिर ऑट टू बी बेसिस ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मतलब ये बेसिस रहेगा जब तक हम इस देश को रूल करेंगे। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी? यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही थी, मतलब 19वीं शताब्दी में जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग को, कि मतलब दृष्टिकोण हमें नहीं सिखाना है। अगर इनको हमने विजन दिखाना शुरू कर दिया तो ये हमारा विजन देख लेंगे ना, तो हमारी यहाँ पे रूलिंग बड़ी टफ हो जाएगी। तो 1801, 1850 और 1900 में, 1801 में उन्होंने कहा कि नॉलेज ऑफ ईस्ट वाज फुल ऑफ एरर्स एंड अनसाइंटिफिक थॉट, मतलब जो हमारी नॉलेज है, जो हमारी बुक्स हैं, संस्कृत भाषा, पर्शियन भाषा, सब बेकार है, इसमें बहुत सारे एरर्स हैं भैया, यानी कि वो फॉलो ही नहीं करना चाहते। ईस्टर्न लिटरेचर वाज नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड, और जो जो ईस्टर्न लिटरेचर है वो सीरियस ही नहीं है और लाइट हार्टेड है, ठीक है, मतलब दिल को नहीं छू पा रही। ये एरर्स निकाले गए। तो उन्होंने इस बात पर ये अपने कुछ आर्ग्यूमेंट रखे कि इट वाज रॉन्ग ऑन दी पार्ट ऑफ द ब्रिटिश टू स्पेंड सो मच एफर्ट इन एनकरेजिंग द स्टडी ऑफ। तो यहाँ पर ये देखा गया कि ब्रिटिशर्स को एनकरेज करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये पढ़ाना ही नहीं चाहते, अरेबिक, संस्कृत लैंग्वेज और लिटरेचर ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ाना चाहते। तो जेम्स मिल वाज वन ऑफ दोज हु अटैक्ड द ओरिएंटलिस्ट। तो जेम्स मिल वो था जिसने दृष्टिकोणवादियों पर अटैक किया, कि भैया हमें विचारधारा नहीं समझानी। उसने ये डिक्लेयर किया कि जो इंडियंस शुड बी मेड फेमिलियर विद साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस दैट वेस्ट हैड मेड। तो जो भारतीय लोग हैं उनको इस नॉलेज से परिचित करवाएं, उनको परिचय दिलवाएं कि देखो वेस्ट के लोगों ने कितनी तरक्की की है, पर तुम लोगों ने ये शास्त्र पढ़ के बैठे, तुम तो गलत था। rather than with the poetry and sacred literature of the orient, मतलब ये दृष्टिकोण अपना छोड़ो भाई, ये जो पोएट्री वोएट्री पढ़ के तुम लोग रोमांटिक हो रहे हो फालतू में, ये मत सीखो, टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाओ, तुम्हें टेक्निक सीखनी है ना। तो उसने अटैक किया, मतलब बहुत ही कटु शब्द बोले गए लोगों के लिए। तो वन ऑफ द मोस्ट आउटस्पोकन और इन्फ्लुएंशियल पर्सन था ये। कौन था? वो था थॉमस बेनिंगटन मैक्यूले।
ठीक है, तो ये मिस्टर मैक्यूले आए, इन्होंने देखा कि जो इंडिया है वो अनसिविलाइज्ड कंट्री है। मतलब इनको प्रॉब्लम ये थी, दे आर अनसिविलाइज्ड पीपल। ये धोती कुर्ता पहनते हैं, ठीक है, ये मिट्टी में रहते हैं, ये जानवरों के साथ रहते हैं और जानवरों से प्यार भी करते हैं, ठीक है। दूसरा, ये अपने खेतों का बहुत ध्यान रखते हैं, अपने जानवरों का ध्यान रखते हैं। मतलब ये खुद से ज्यादा ना उन चीजों का ध्यान रखते हैं, उन चीजों में मतलब उनका ध्यान है या बिलीव है जिनका हम यूज कर सकते हैं, जिनसे हम पैसे कमा सकते हैं। पर ये लोग तो मतलब अननेसेसरी, मतलब अटैच्ड हैं। तो इसलिए हम इन लोगों को अनसिविलाइज लगते थे। बट दीज आर इमोशन भाई। जैसे हम क्या कहते हैं, मतलब अपनी धरती से प्यार है ना। वी आर वेरी वी आर वेरी मच इन लव विद आवर कंट्री, ठीक है, जो शायद ये अंग्रेज नहीं कर सकते। खैर, तो नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम कुड बी कंपेयर्ड विद व्हाट इंग्लैंड हैड। मतलब इंग्लैंड से भैया कंपेयर नहीं किया जाएगा। तो व्हाट कुड डिनाई डिक्लेयर्ड मैक्यूले, कि मतलब क्या ही मना करोगे तुम, क्या मना करोगे मतलब। यहाँ पर इसने कुछ लिखा कि अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। मतलब दिस इज द वर्स्ट स्टेटमेंट कि अगर आप एक सिंगल शेल्फ पढ़ लोगे ना अंग्रेजों की किताबों की, तो सारी किताबें जो भारत की है ना लिटरेचर सब भूल जाओगे, और जो अरेबिया पर्शिया की है। उसने ये अर्ज किया लोगों से कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इन इंडिया, इंडिया में वो स्टॉप करे अपना टाइम वेस्ट करना और पैसे वेस्ट करना कि ओरिएंटल लर्निंग सीखो, कि शास्त्र पढ़ो अपने। ये कह रहे टाइम वेस्ट हो रहा है। पर फिर भी कितने सारे लोग इतने मतलब इन्फ्लुएंस थे, है ना। वो चाहते थे कि भाई इंडियन लिटरेचर इज अ ग्रेट ट्रेजर, सीखना है, उसे समझना है, उसे पढ़ना है। और इवन मैं भी आपको ये बोलूंगी बच्चों, आप एटलीस्ट स्टार्ट करिए, है ना। हम हमेशा फॉरेनर बनने की कोशिश करते हैं, फैशन में अपडेट रहना चाहते हैं, रहो, अपने कल्चर को मत छोड़ो, ये रूट्स हैं आपके, है ना। दिस मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, ठीक है। विद ग्रेट एनर्जी एंड पैशन मैक्यूले ने एम्फसाइज किया कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज सिखाओ। तो यहाँ से इंट्रोडक्शन हुआ कि जो मैक्यूले थे उन्होंने कहा कि भाई भारतीय लोगों को संस्कृत, पर्शियन, है ना, ये सब सिखाने की बजाय इंग्लिश भाषा सिखाओ, ये बहुत यूजफुल है। और उसे ये भी लगा कि नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड अलाउ इंडियंस टू रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर जो वर्ल्ड में बनाई गई है, और वो उन्हें मतलब ये सिखाएगी कि डेवलपमेंट किस तरीके से होती है साइंस में, फिलोसफी में, वेस्ट के देशों में। टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड दस बी मतलब अ वे ऑफ सिविलाइजिंग पीपल। अगर तुम इंग्लिश सीख जाओगे तो यू आर सिविलाइज, है ना। हम लोग कूल बनते हैं ना इंग्लिश बोल के, हाउ आर यू एंड ओ माय गॉड, है ना। ये कुछ कुछ सिली वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं, बट शायद इससे हमें लगता है कि हो वी आर सिविलाइज पीपल। बट दिस इज नॉट ट्रू, है ना। ये सिर्फ एक भाषा है ना, हमारी जान नहीं है। हमारी जान क्या है, हमारा नेशन, है ना। और उस नेशन की जो भाषा है, कोई भी भाषा हो सकती है आपकी, आपकी पंजाबी हो सकती है, आपकी यूपी की भाषा हो सकती है, आपकी हरियाणवी भाषा हो सकती है, कश्मीरी भाषा हो सकती है, हिमाचली हो सकती है, ठीक है, मराठी हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, गुजराती हो सकती है, मलयाली हो सकती है, कन्नड़ हो सकती है, तमिल हो सकती है, ठीक है, और तेलुगु हो सकती है। मतलब एनी लैंग्वेज यू कैन स्पीक, पर इंग्लिश मत बोलो, ठीक है। खैर, चेंज देयर टेस्ट, टेस्ट बदल देगा। जैसे हम चाय पीना छोड़ दोगे और आप कॉफी पीना शुरू कर दोगे। चेंज देयर वैल्यूज, आप क्या करोगे, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको पैर छूने की बजाय बोलोगे हाय डूड क्या हाल है। तो ये चीजें सिखाना चाहते हैं ना हम लोग, करते हैं ना हाय डूड या हाय पापा, बाय पापा एंड ऑल। तो दिस माइट बी कूल, है ना, कि हम अपने पेरेंट्स को कितने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट अ गुड वे। टचिंग ऑफ द फीट इट इज द इमोशन, कि आप किसी के पैर छू के आशीर्वाद ले रहे हो और वो आपको दिल से आशीर्वाद देता है। अगर आप बोल दो किसी बुजुर्ग को पाए या फिर सॉरी, वो पता है कैसा फील करता है, अरे सॉरी क्या होता है ना। सॉरी क्या होता है, व्हाट इज सॉरी। तो ये चीजें हमें अंग्रेजों ने सिखाई है। चेंजिंग देयर कल्चर, इससे हम अपना कल्चर बदल लेंगे भैया, नहीं बदल सकते, ठीक है। तो मैकुलेज मिनट जो फॉलोइंग मैकुलेज मिनट्स द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लॉन्च किया गया भैया, निकाला गया 1835 में। और डिसीजन ये था कि इंग्लिश को एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया जाएगी। बड़ी क्लासेस में हम इंग्लिश ही सिखाएंगे, और ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन थे उनका प्रमोशन बंद कर दो, जैसे बनारस संस्कृत कॉलेज, कलकत्ता मदरसा, इनमें कोई नहीं जाएगा। दीज इंस्टीट्यूशन वर सीन एज टेम्पल ऑफ डार्कनेस, कि यहाँ पर तुम कुछ नहीं सीख रहे, तुम डीके हो रहे हो, तुम्हारी नॉलेज खराब हो रही है। पर इंग्लिश टेक्स्ट बुक तुम्हें अच्छा बनाएगी,
तुम्हें ज्ञानी बनाने वाली है ना। तो एजुकेशन यहाँ से इंग्लिश ब्रिटेन से लाकर भारत में पटक दी गई, ठीक है। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन सेंट एन एजुकेशनल डिस्पैच ऑफ गवर्नर जनरल इन इंडिया कि भैया इस तरह की भाषा यहाँ सिखानी चाहिए। और उसे इशू किसने किया? चार्ल्स वुड ने, जो कि प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी। उन्होंने वो ये चाहते थे कि यहाँ पर इस तरह की भाषा सिखाई जाए, तो वुड डिस्पैच किया गया, वुड्स डिस्पैच, उसके नाम से डिस्पैच आया। तो यहाँ पर एक आउटलाइन तैयार की गई एजुकेशनल पॉलिसी, जो कि फॉलो होती है, होती थी, पर अब नहीं होगी, क्योंकि शायद कुछ चेंजेस हमारे एजुकेशन पॉलिसीज में किए गए हैं, है ना। खैर, तो वुड्स के डिस्पैच में लिखा क्या था? उसने एम्फसाइज किया था प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ यूरोपियन लर्निंग, की बच्चों को प्रैक्टिकल सिखाओ, थियोरी मत पढ़ाओ। और वापस से उसने ओरिएंटल नॉलेज को क्या कहा? अपोज कहा, बाय बाय, हम नहीं सिखाना चाहते। फिर वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूज डिस्पैच पॉइंटेड वाज इकोनॉमिक, कि ये लोग हमारे लिए काम करेंगे। इसको लग रहा था शायद कि हमेशा हमेशा के लिए अंग्रेज यहीं पर बस जाएंगे और भारत का भी आजादी नहीं होगा, तो ये इनके लिए काम करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज सीख जाएंगे तो इनको डिस्पैच कर दिया जाएगा, डिप्लॉय कर दिया जाएगा फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो यूरोपियन लर्निंग जो थी ये इंडिया को एडवांटेजेस देगी, ठीक है, उनका काम बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, जिससे उनके जो रेवेन्यू था वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर जो इंट्रोड्यूसिंग देम टू यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ, उनको उसी तरीके के कपड़े पहनाए जाएंगे, उसी तरीके से बैठना बोलना तमीज सिखाई जाएगी, है ना, ठीक है। और फिर वो क्या करेंगे, ब्रिटिश डिमांड गुड्स की डिमांड करेंगे। मतलब देख रहे हो कितना लंबा प्लान है सिर्फ एक भाषा सिखाने के लिए। भाषा सीख जाओगे और फिर ये सब काम हम लोग करवाएंगे, जिससे क्या होगा, मतलब जो प्रोडक्शन है बढ़िया हो जाएगा, और प्रोडक्शन बढ़िया हो जाएगा, प्रॉफिट कौन कमाएगा? ब्रिटिशर्स कमाएंगे, है ना। तो वुड डिस्पैच जो था उसने ये भी कहा कि जो यूरोपियन लर्निंग है वो इम्प्रूव करेगी मोरल कैरेक्टर ऑफ इंडियंस, कि भैया और ये सब चीजें बेकार है, काइंडली फोकस ऑन काम, ठीक है। जिससे क्या होगा, वो ट्रूथफुल बनेंगे, किसके लिए? सरकार के लिए। ऑनेस्ट बनेंगे, किसके लिए? सरकार के लिए। जिससे क्या होगा, कंपनी सिविल सर्वेंट की जो पूर्ति थी वो पूरी कर पाएगी, है ना, जिसपे वो ट्रस्ट कर पाएंगे, डिपेंड हो पाएंगे, और सारा काम उन्हीं के ऊपर थोप देंगे। सिविल सर्वेंट समझते हो ना, आईएएस आईपीएस एंड ऑल ये सब, ठीक है। जो लिटरेचर ऑफ ईस्ट था वो फुल ऑफ ग्रेव एरर्स, तो मतलब अंग्रेजों को ये लग रहा था कि जो हमारे टेक्स्ट है, जो लिटरेचर है, उनमें गलतियां गलतियां भरी पड़ी हैं, ठीक है। तो लोगों को उसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए, लोगों को वो सीखना ही नहीं चाहिए, जिससे क्या होगा, उनकी सेंस ऑफ ड्यूटी खराब हो जाएगी, कमिटमेंट टू वर्क खराब हो जाएगा, वो काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जिससे उसमें जो स्किल डेवलप होने चाहिए अपने देश को चलाने के लिए, वो स्किल्स नहीं आ पाएंगे। तो ये चीज अंग्रेज सोच रहे थे। तो 1854 में डिस्पैच हुआ, फिर से सेवरल मेजर्स वर इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिशर्स। अब कुछ स्टेप्स और लिए गए। अब क्या था वो स्टेप, कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि कि वो एक्सटेंड करना चाहते हैं अपना कंट्रोल ओवर मैटर्स रिगार्डिंग एजुकेशन, कि भैया अब हमने पूरा देश तो अपने अंडर ले लिया, अब हम एजुकेशन भी ले लेंगे, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स लिए गए, यूनिवर्सिटी सेटअप की गई, ठीक है, और चेंजेस लाए गए सिस्टम में, एजुकेशन में। तो 1857 में क्या हुआ, वाइल जो सिपोई मूवमेंट यहाँ पर चल रहा था, जो कि मेरठ और दिल्ली में था। सिपोई मूवमेंट यानी जो सैनिक विद्रोह था, है ना, जब मंगल पांडे वाला केस हुआ था। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश की गई, कहाँ पर? कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में, ठीक है। तो ये अटेम्प्ट्स भी लिए गए कि चेंजेस लाए गए, स्कूल एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आए हैं, कि भाई प्रॉपर स्कूल चल रहा है, ठीक है। एम्फसाइज किया गया कि जो नीड है इंग्लिश की वो बनी रहे। अब कैसे बनी रहे वो यहाँ पर देखते हैं, कि यहाँ पर ये बोला गया है ये, कि जो सभी लोग हैं वो इस पॉइंट पर अग्री होते हैं कि जो डायलेक्ट है कॉमनली स्पोकन अमंग द नेटिव्स, मतलब जिस तरीके की भाषा हम लोग बोलते हैं, है ना, उसमें ना तो ज्ञान है, ना कोई साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, ना ही कुछ चीजें हैं, ठीक है, जिससे वो बहुत पुअर और रूड लगता है, मतलब हमारी भाषा पुअर और रूड है, ठीक है। तो दे आर एनरिच फ्रॉम सम अदर क्वार्टर्स, तो उन्हें कुछ अलग चीजें सिखानी चाहिए, जिससे वो इजीली काम कर पाए और अपना काम ट्रांसलेट कर पाए। ये थॉमस बेबिंगटन ने लिखा था। कब लिखा था? 1835 में 2 फरवरी को। ओ गॉड, मैक्यूले ने।
तो दैट वाज द मैसेज कि मतलब हमारी भाषा साइंटिफिक नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि साइंटिफिक क्या, हमारे मुंह से शायद साइंस के वर्ड्स निकलने चाहिए, है ना? तभी शायद साइंटिफिक भाषा। आई डोंट थिंक कि इंग्लिश में कोई साइंस है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। मैं हेट करने लगी हूँ दोबारा से ब्रिटिशर्स को और ज्यादा, है ना? तो वुड्स ने डिस्पैच किया एक और, उस डिस्पैच में क्या था कि 1854 में एक फाइनल ट्रिम्प जो था, मतलब ओरिएंटल लर्निंग को अपोज करने का, वो हो गया। वो ये था कि वी मस्ट एम्फेटिकली डिक्लेयर दैट जो एजुकेशन है विच वी डिजायर टू सी, है ना, जो हम भारत में फैलाना चाहते हैं, ठीक है, दैट विच हैज फॉर इट्स ऑब्जेक्ट एंड डिल्यूजन diffusion of the movement, arise services philosophy literature Europe in the short European knowledge। तो मतलब यहाँ पर हम लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली इंडिया के ऊपर थोप दी गई भाषा। फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी 19वीं शताब्दी में वो कुछ इस तरह की दिखती थी। देखो कितनी अच्छी सी बनी है, और आज तो शायद और भी अच्छी लगती होगी, काफी चेंजेस यहाँ किए गए होंगे। तो ये आर्ग्यूमेंट था फॉर प्रैक्टिकल एजुकेशन कि उन्होंने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में, कि मतलब क्रिश्चियनिटी यहाँ पर नहीं चलेगी, ठीक है। जो मिशनरी थी वो ये फील करती थी कि एजुकेशन जो है शुड अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ द पीपल, है ना। हमें पढ़ाई क्यों सिखाई जाती है कि हम मोरली अच्छे हो जाएं, हम किसी का भला बुरा समझे, कुछ गलत काम नहीं करें, है ना। हमें दूसरों के, अपना कुछ काम करने से पहले हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए कि अगर मैं कोई काम करने वाला हूँ या वाली हूँ तो उसका असर दूसरे इंसान पर क्या पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए क्रिश्चियनिटी जो थी वो मतलब पढ़ाई प्रमोट कर रही थी कि भाई ऐसा करना चाहिए। तो 1813 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वाज अपोज टू मिशनरी एक्टिविटी इन इंडिया, कि भाई मिशनरी एक्टिविटी कोई नहीं चलेगी यहाँ पे क्रिश्चियंस की, यहाँ पे जो भी काम होगा हम करवाएंगे। एक उससे ये डर था कि जो मिशनरी एक्टिविटी थी कि शायद भाई वो कुछ मतलब लोगों को उकसा दे, है ना, लोकल लोगों को, कि भाई ऐसे मत करो, ये अंग्रेज गलत कर रहे हैं, अंग्रेजों की बात मत मानो। तो ये भी एक डर रहता था, इनसिक्योरिटी, है ना, जो शायद आजकल सभी को रहती है। तो इट ऑल्सो मेक देम सस्पिशियस फॉर ब्रिटिश प्रेजेंस इन इंडिया, जिससे उनको लग रहा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो शायद नहीं होने चाहिए, यहाँ पर जो क्रिश्चियन है वो ज्यादा होने चाहिए। तो unable to establish an institution within British controlled territory and the missionary sets up। तो यहाँ पर कुछ मिशनरी के जो प्रोडक्ट्स है वो नहीं लग पाए। तो मिशन एट दी सेरमपुर जो था वो कहाँ पर पड़ता था, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर एक मिशन सेट किया गया था। प्रिंटिंग प्रेस सेटअप की गई 1800 में, ठीक है, और एक कॉलेज स्टेब्लिश किया गया 1818 में, तो श्री रामपुर कॉलेज, ठीक है। अब 19वीं शताब्दी के बाद जो मिशनरी स्कूल्स थे वो पूरे इंडिया में लगाए गए। अब 1880 में, 1880 में, 1857 में और 1900 में। तो 1857 के बाद क्या होता है, जो ब्रिटिश सरकार थी भारत में वॉज रिलेक्टेंट टू डायरेक्टली सपोर्ट मिशनरी एजुकेशन। अब वो डायरेक्टली उससे एजुकेशन का सपोर्ट लेने लगी कि भैया लेना ही पड़ेगा शायद, या मना करना पड़ेगा, ऐसा कुछ हिसाब चल रहा था। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी दैट अटैक ऑन लोकल कस्टम, कि ये जो लोग हैं जो मिशनरी लेकर आ रहे हैं, यानी क्रिश्चियनिटी जो है ये लोकल कस्टम पे अटैक कर रही है, उनके प्रैक्टिसेस पे अटैक कर रही है, उनके बिलीव्स पे, उनके भरोसे पे अटैक कर रही है, रिलीजियस आइडियाज पे अटैक कर रही है। मतलब वो लोग हमारी बातें नहीं समझ पाएंगे। तो इससे क्या हो सकता है कि जो नेटिव ओपिनियन है ना, वो बदल सकता है, और वो सोच सकते हैं कि नहीं हमें इंग्लिश की बातें नहीं सुननी, अब हमें क्रिश्चियनिटी फॉलो करनी है। बट इंडियंस डिड नथिंग, हम हमारे ही कल्चर को फॉलो करेंगे। तो जो विलियम कैरे था वो एक स्कॉटिश मिशनरी थे, ठीक है। वो हेल्प स्टेब्लिश टू श्री रामपुर मिशन। तो उन्होंने, अच्छा जो स्कॉटिश यहाँ पर वर्ड आप देख रहे हो, स्कॉटलैंड इज अनदर कंट्री, ठीक है, जो कि ब्रिटिश का पार्ट ही है। तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो कंबाइनली उसको रूल करते हैं। बट इनका जो रिलीजन है, ठीक है, वो दैट इज क्रिश्चियन। बट वो क्रिश्चियनिटी को नहीं एक्सपैंड करवाना चाहते, वो चाहते थे इंग्लिश यहाँ पर चले, ठीक है। तो श्री रामपुर कॉलेज जो था ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली, कलकत्ता में वो सेटअप किया गया। तो दिस इज द होल अबाउट जो कॉलोनियल रूल था वो किस तरीके से मतलब नेटिव्स को एजुकेटेड करना चाहते थे, और बहुत आई थिंक अच्छी एक कोशिश भी रही, लेकिन वो जो मैक्यूले आ गया ना उसने सारा काम खराब कर दिया, है ना। नहीं हम ओरिएंटल लर्निंग नहीं सिखाएंगे, शास्त्र पढ़ना नहीं सिखाएंगे, नहीं तो ये लोग अनपढ़ हैं, गवार हैं, सिविलाइज नहीं है। खैर लेसन बहुत अच्छा था,
होपफुली ध्यान से समझा होगा। कोई भी डाउट किसी बच्चे को कभी भी आता है, यू कैन आस्क इन द ग्रुप। ठीक है? तो सभी बच्चे इस चैनल को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। तब तक के लिए नमस्ते।